हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे की एग्जाम डेट आ चुकी है। 2 महीने से भी हमारे पास कम समय है, तो जितना हो सके उतना भैया अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। गाइज, आप सभी को पता है हम एक्सीलेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो आपसे रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एएलपी टेक्नीशियन में, आरआरबी में, आरपीएफ में पूछे गए हैं। गाइज, मेरा मानना है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा, और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कितने ही क्वेश्चन रट लीजिए, आखिर में भूलोगे और वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो जिस हिसाब से मैं मानता हूं उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने उत्सर्जी पदार्थों के आधार पर सजीवों को 4 भागों में बांटा गया था। अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और गुआनोटेलिक। इन पर आधारित हमने बहुत अच्छे से क्वेश्चन किए थे, आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट सिखाया था, और कॉन्सेप्ट से किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना बताने वाला हूं, और नेफ्रॉन की संरचना से किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में जैसे ही नेफ्रॉन की संरचना समाप्त हो जाएगी उसके बाद में मैं आपको नेफ्रॉन की संरचना से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना। चैनल पर नए तो मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है भाई, ओके। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सीलेटरी सिस्टम। एक्सीलेटरी सिस्टम, एमसीक्यू। ठीक है भाई, अगर आप ये कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो गारंटी है नेफ्रॉन की संरचना से आपके एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए आज के बाद में कभी भी आपका गलत नहीं होगा। अब शुरुआत से समझते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो, एक आपने किडनी के बारे में सुना होगा कि किडनी क्या काम करती है, और दूसरा होता है लंग्स, कि भाई किडनी और फेफड़ों का क्या काम है। बहुत सारे स्टूडेंटों को दोनों के बीच में अंतर नहीं पता रहता कि भैया किडनी का काम क्या होता है और फेफड़ों का काम क्या होता है। देखो, जो किडनी होती है, इस किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन, और लंग्स का जो काम होता है वो होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। ये गैसों की अवस्था में रक्त का शुद्धिकरण है भैया। रक्त का शुद्धिकरण करता है कौन? आपका फेफड़ा। इसको समझने से पहले आपको दो चीजों के बारे में पता होना जरूरी है कि जो ब्लड होता है, ध्यान से समझना, सब चीजें समझ में आएगी। अब भैया शुरुआत से नहीं चलोगे तो कैसे पता चलेगा? ये सब चीजें मैं आपको वापस समझाऊंगा। किडनी का काम होता है ब्लड फिल्ट्रेशन का, यानी कि ब्लड को छानने का, और लंग्स यानी कि फेफड़ों का काम क्या होता है? ब्लड प्यूरिफिकेशन का, गैसों की अवस्था में रक्त का शुद्धिकरण करना। यह आपके फेफड़ों का कार्य है। इसके बारे में क्यों बता रहा हूं, अभी आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। पहले मेरी बात सुनिए। ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। ऐसे ब्लड को क्या कहा जाता है? प्योर ब्लड कहा जाता है। और इम्प्योर ब्लड किसे कहा जाता है? ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो, और ऑक्सीजन गैस की मात्रा क्या हो? कम हो। ऐसे ब्लड को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड। बोलो, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। मैंने कहा कि ब्लड जो होता है वो 2 प्रकार का होता है आपके शरीर में, एक होता है प्योर ब्लड और एक होता है इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड इसे शुद्ध रक्त कहा जाता है। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। वो होता है ऑक्सीजन युक्त रुधिर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर आप प्योर ब्लड भी कह सकते हो। और इम्प्योर ब्लड को कहा जाता है अशुद्ध रक्त, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा हो और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो। ऐसे ब्लड को कहा जाता है इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रहित ब्लड।
ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई आपको। अब देखो ये जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े क्या करते हैं भैया, जो इम्प्योर ब्लड होता है इस इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में कन्वर्ट करने का काम कौन करते हैं, आपके लंग्स। यानी कि फेफड़ों के अंदर आपको पता है फेफड़ों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है एल्वियोली, वायु कुपिका। तो वायु कुपिका में क्या होता है, वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है कि नहीं है। तो वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है यहाँ पर, गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। अब मान लीजिए आपके फेफड़ों के पास इम्प्योर ब्लड आया, यानी कि ऐसा ब्लड आया जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है कि नहीं है। तो लंग्स क्या करते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर निकाल देते हैं और इसमें क्या डाल देते हैं, इसमें ऑक्सीजन गैस डाल देते हैं। तो इम्प्योर ब्लड में से क्या करेंगे भैया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा देंगे और ऑक्सीजन गैस इसमें अंदर डाल देंगे, बस इतना याद रखना है। तो देखो अब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर भगा दिया और ऑक्सीजन गैस अंदर डाल दिया, तो ये ब्लड प्योर ब्लड हो गया। यानी कि ये ऐसा ब्लड होगा इसमें अब ऑक्सीजन गैस की मात्रा ज्यादा हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को तो बाहर भगा दिया और ऑक्सीजन को अंदर डाल दिया। तो ये लंग्स ने ये काम किया है भैया। तो इम्प्योर ब्लड को प्योर ब्लड में बदलना, यानी कि अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में बदलना ही क्या कहलाता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन कहलाता है। ये गैसों की अवस्था में रक्त का शुद्धिकरण हो गया भैया, तो इस पूरी अवस्था को कहा जाता है ब्लड प्यूरिफिकेशन। तो ये तो काम होता है आपके लंग्स का। इस ब्लड प्यूरिफिकेशन से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए भैया मैंने आपको बताया है। मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला चैप्टर पढ़ा रखा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। और एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर भी पढ़ा रखा है, आपको नहीं देखा है, आपने नहीं देखा है तो उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये काम तो हो गया भैया आपके फेफड़ों का। तो फेफड़ों का क्या काम है भैया, रक्त का शुद्धिकरण करना है गैसों की अवस्था में। अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, आपका फेफड़ा करता है। अब किडनी के बारे में बात करते हैं। यहाँ तक की कहानी समझ में आई या नहीं आई आपको, सबसे पहले तो मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। क्लास छोड़ करके मत जाना, वो चीजें सिखाने वाला हूं जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये रिवीजन है, लेकिन ये रिवीजन थ्योरी का है, कॉन्सेप्ट का है। मैं डायरेक्ट चाहूं तो आपको नेफ्रॉन की संरचना भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हाई लेवल तक की कहानी समझ में आए। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है मेरे भाई। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, जब तक चीजों को आप अच्छे से सीखते नहीं हो तब तक कोई फायदा ही नहीं निकलता है इन चीजों का मेरे भाई। ठीक है, तो लंग्स का कार्य आपको समझ में आ गया, फेफड़ों का कार्य आपको समझ में आ गया। ठीक है भाई, अब देखो ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, ब्लड फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि गैसों की अवस्था में रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। लंग्स ये काम करता है भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन का। अब देखो किडनी क्या काम करती है, तो किडनी काम करती है ब्लड फिल्ट्रेशन का, ब्लड को छानने का काम करती है। देखो कैसे छानती है, तो आपका जो ब्लड होता है ना मेरे भाई, अब इस ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है, आपके ब्लड में बहुत सारी चीजें होती है। ध्यान से समझना, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लड में क्या क्या होता है, तो ब्लड में मेरे भाई ग्लूकोज होता है। क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ब्लड में वाटर होता है, आपके ब्लड में विटामिन होता है, आपके ब्लड में एमिनो एसिड होता है, आपके ब्लड में NaCl नमक होता है, आपके ब्लड में आयंस होते हैं और मिनरल्स होते हैं या नहीं होते, सबसे पहले तो मुझे बताओ। इसके अलावा आपके ब्लड में और क्या क्या होता है, तो आपके ब्लड में होता है यूरिया, आपके ब्लड में होता है अमोनिया, आपके ब्लड में होता है यूरिक एसिड और आपके ब्लड में होता है क्रिएटिनिन। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ये सभी क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है। और ये अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में रहेंगे तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें बहुत सारी बीमारियां कर सकते हैं। इसलिए इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। आप सभी को पता है ब्लड में उपस्थित ये सभी जो चीजें हैं, जैसे कि ग्लूकोज है, वाटर है, विटामिन है, एमिनो एसिड है, NaCl है, आयंस है, मिनरल्स है, ये सभी अच्छी चीजें हैं। यानी कि ये ऐसी चीजें हैं जो हमारे शरीर में काम आती है। लेकिन है तो ये सभी ब्लड में भाई, ये सभी चीजें किस में है, ये सभी चीज होती है मेरे भाई आपके ब्लड में।
ये सभी चीज़ किस में होती है? ये सभी चीज़ें होती है भाई आपके ब्लड में। आपके ब्लड में ग्लूकोज होता है, वाटर होता है, पानी होता है, विटामिन्स होते हैं, एमिनो एसिड होता है, NaCl होता है, आयन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है। बोलो ये सभी चीज़ें होती या नहीं होती? होती है मेरे भाई। अब इस आपके ब्लड में कुछ अच्छी चीजें हैं और कुछ खराब चीजें हैं। अच्छी चीजें तो ये सभी है भैया, और खराब चीजें ये सभी है जो मैंने अपशिष्ट पदार्थ में लिख रखा है, क्योंकि भैया ये हमारे शरीर में रहेगी तो हमारे शरीर में बीमारी करेगी। इसलिए इन बुरी चीजों को, इन खराब चीजों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है। तो ब्लड में ये सारी चीजें हैं, तो भैया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ब्लड को छानना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इन सभी अच्छी चीजों को और बुरी चीजों को अलग अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके ब्लड को छानने की आवश्यकता है। जिसे आपने देखा है, पता है, खेत से जब गेहूं निकलवा कर लेकर आते हैं ना, तो कट्टे में भर लेते हैं, बोरी में भर लेते हैं, है कि नहीं है? भरते हैं ना। 50-50 किलो की बोरियां होती है, हमारे तो 1-1 कुंटल की होती है मेरे भाई, है कि नहीं है? तो फिर क्या करते हैं? तो जो अनाज है, जो गेहूं है, जैसे कि 10-15 किलो, अब उन्हें हमें पीसना है कि नहीं है? उनका आटा बनाना है, चक्की पे ले जाना है, तो उनको पहले क्या किया जाता है? पहले छाना जाता है, क्योंकि उस गेहूं में क्या होते हैं? बारीक बारीक मिट्टी के कण होते हैं, है कि नहीं है? चारा के कण, चारा होता है। तो उसको छानने के लिए हम चालनी का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं है? क्योंकि उसमें कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें। खराब चीजों में क्या? पत्थर के कण है, मिट्टी है, चारा है, वो खराब चीजें, उनको अलग छाना जाता है। अच्छी चीजें क्या है? आपका गेहूं है, आपका गेहूं है, तो गेहूं को अलग किया जाता है, खराब चीजों को अलग किया जाता है। वैसे ही आपके ब्लड में कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ खराब चीजें हैं। अच्छी चीजों को अलग किया जाता है, खराब चीजों को अलग किया जाता है, और ब्लड को अलग किया जाता है। तो अच्छी चीजों को और खराब चीजों को ब्लड से अलग करने के लिए ब्लड को क्या करना पड़ता है? ब्लड को छानना पड़ता है। तो छानने का कार्य कौन करती है? आपकी किडनी करती है। और इस पूरी प्रोसेस को, जिसमें अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है आपके ब्लड से, वो होता है भैया ब्लड फिल्ट्रेशन। और अच्छी चीजों का अवशोषण किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ब्लड फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ये ब्लड फिल्ट्रेशन का काम कौन करती है? आपकी किडनी करती है। बोलो, इतने आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि ब्लड फिल्ट्रेशन क्या होता है और ब्लड प्यूरिफिकेशन क्या होता है। आशा करता हूं यहां तक की चीज आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आई होगी। जो भी मैंने आपको बताया है वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। क्या पिछले 12 मिनट में ब्लड प्यूरिफिकेशन और ब्लड फिल्ट्रेशन के बारे में अगर आपसे आज के बाद में कोई पूछे तो आप बता सकते हो या नहीं बता सकते? बिल्कुल बता सकते हैं। हमने सीखा है भैया ब्लड फिल्ट्रेशन क्या होता है, ब्लड प्यूरिफिकेशन क्या होता है। अब मिटाता हूं और ध्यान से समझना। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया? ओके। अब ध्यान से समझना। देखो, जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं ना मेरे भाई, वो बहुत अच्छी चीजें हैं। इनको सीखने के लिए ना जाने कितने घंटे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन अब हमारे पास टाइम तो है नहीं है भैया, है कि नहीं है? कि भैया अब सारी की सारी ही चीजें हम पढ़े। इसलिए फास्ट रिवीजन और अच्छी चीजें। अब देखो भैया, ब्लड को छानना है। ब्लड को छानने का काम कौन करती है? आपकी किडनी करती है। तो भैया ये रही आपकी किडनी। ये क्या है? ये आपकी किडनी है। ये आपकी किडनी है। अब किडनी में क्या होगा? किडनी में ब्लड को छाना जाएगा। लेकिन किडनी में ब्लड को छानने का काम कौन करता है? तो आपकी किडनी में बहुत सारे क्या होते हैं मेरे भाई? आपकी किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। क्या होते हैं आपकी किडनी में? आपकी किडनी में मेरे भाई बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं। वैसे दोनों किडनियों में, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं मेरे भाई। तो ये सब क्या है? ये सब है मेरे भाई नेफ्रॉन। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। ठीक है? ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। तो नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? किडनी की कोशिका। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन क्या है, तो भैया ये किडनी की कोशिका है। ये क्या है? ये किडनी की कोशिका है। ये क्या है मेरे भाई? ये किडनी की कोशिका है। बोलो, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन आपकी किडनी की कोशिका है। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की सबसे छोटी इकाई है। तो दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि ये किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है। ये किडनी की सबसे छोटी इकाई होती है मेरे भाई।
उसके अलावा आप क्या लिख सकते हो कि ये किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। किडनी का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना। तो किडनी में ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन करता है? आपका ये नेफ्रॉन ही करता है। और किडनी को संरचना देने का काम भी कौन करता है? ये नेफ्रॉन ही करता है। इसलिए हम नेफ्रॉन को क्या कहते हैं? इसलिए नेफ्रॉन को हम किडनी की क्रियात्मक वह संरचनात्मक इकाई कहते हैं। संरचनात्मक इकाई कहते हैं मेरे भाई। बोलो, तो अगर ये तीनों क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछे गए, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके देखोगे तो आपसे पूछा गया है कि किडनी की कोशिका किसे कहा जाता है, तो किडनी की कोशिका नेफ्रॉन को कहा जाता है। किडनी की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई किडनी की सबसे छोटी इकाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि किडनी की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो मेरे भाई नेफ्रॉन को कहा जाता है। बोलो, क्या चीजें आपको क्लियर हुई? क्या चीजें आपको क्लियर हुई? बोलो, तो किडनी में जो ब्लड छनेगा, ब्लड फिल्टर होगा, वो उस किडनी में जो ब्लड फिल्टर होगा, उसको ब्लड को फिल्टर करने का कार्य कौन करेगा? नेफ्रॉन करेगा मेरे भाई। कौन करेगा? नेफ्रॉन करेगा। और नेफ्रॉन एक किडनी में कितना होता है? लगभग मेरे भाई 10 लाख होता है। दोनों किडनियों में 20 लाख हो जाएगा। एक 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है, तो 2 मिलियन बराबर होते हैं भैया आपकी दोनों किडनियों में नेफ्रॉन। दोनों किडनियों में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? लगभग 2 मिलियन के बराबर होती है। लगभग कितनी होती है? 2 मिलियन के बराबर होती है। यहां तक की बात क्लियर है? अब देखो, आपके ब्लड में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, बहुत सारी खराब चीजें हैं, है कि नहीं है? तो आपके किडनी से कुछ इस तरीके से डक्ट लगी हुई होती है, ठीक है? आपकी किडनी से क्या लगी हुई होती है? आपकी किडनी से डक्ट लगी हुई होती है। ये आपके क्वेश्चन है भैया आपके एग्जाम के, फिर ये मत कहना मैं क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं करवाए। ये आपके क्वेश्चन ही है भैया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि किडनी की कोशिका किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। किडनी की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है। किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है? चौथा क्वेश्चन है, तो 10 लाख होती है। दोनों किडनियों में 20 लाख होती है, यानी कि 2 मिलियन होती है। ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। फिर मत कहना कि क्वेश्चन आपने करवाए नहीं। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट पर आधारित आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। अब देखो, इस किडनी में नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन क्या करता है? ब्लड को छानने का काम करता है। ब्लड को छान करके जो अच्छी अच्छी चीजें हैं उनका तो हमारी किडनी क्या करेगी? एब्जॉर्प्शन कर लेगी भैया। क्या कर लेगी? अवशोषण कर लेगी। और जो खराब चीज है, अब ब्लड में खराब क्या क्या चीजें हैं, तो भैया आपके ब्लड में खराब क्या क्या चीजें हैं? यूरिया है, अमोनिया है, क्रिएटिनिन है और यूरिक एसिड है। ये खराब चीजें हैं, तो इनका क्या होगा? इनका उत्सर्जन होगा। और अधिक मात्रा में जो पानी है वो भी भैया आपके ब्लड से बाहर निकलेगा। यानी कि जो अधिक मात्रा में, अब भैया ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये किसकी सहायता से शरीर से बाहर निकलेंगे? पानी की सहायता से ही तो शरीर से बाहर निकलेंगे, वैसे थोड़ी निकल सकते हैं, वैसे थोड़ी ना निकल सकते हैं। तो ये एक्सिस अमाउंट में हमारे ब्लड में जो पानी होता है, यानी कि हमारा शरीर उपयोग में लेने के पश्चात में जो पानी बचता है उसके साथ में भैया क्या निकलते हैं? ये अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। तो इनका छान करके भैया आपके ब्लड से इन अपशिष्ट पदार्थों को अलग किया जाता है। तो किडनी ने भैया इन सभी को अलग कर दिया, इन सभी को छान करके अलग कर दिया, ठीक है? अब ये जो भाग होता है, अब आपको पता है यूरिन में क्या क्या होता है भाई? आपके यूरिन में क्या होता है? आपके मूत्र में क्या होता है? लगभग 90 से 95% क्या होता है? पानी होता है, तो पानी है। और 5% में क्या होता है? यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, यही तो सब होता है। और ये सब मिलकर ही तो यूरिन का निर्माण करते हैं, मूत्र का निर्माण करते हैं। तो किडनी ने ब्लड को छाना और मूत्र का निर्माण हो गया भैया। किडनी ने ब्लड को छाना और मूत्र का निर्माण हो गया। किस तरीके से ब्लड छनेगा अभी हम नेफ्रॉन की संरचना में आपको पढ़ाएंगे। जब एक नेफ्रॉन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा जाता है तो किस तरीके से आपको संरचना दिखाई देती है, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, वो भाग क्या क्या काम करते हैं, उन सभी चीजों के बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले इतना समझिए जितना मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से एनडीए के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और रेलवे में यहाँ से अलग अलग तरीके से 3 तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, 3 तरीके से। इतनी बात क्लियर? तो किडनी ने यूरिन का निर्माण किया और ये जो किडनी से ये जो नली निकली हुई है, इन नलियों को क्या कहा जाता है? इन नली को कहा जाता है यूरेटर डक्ट। यूरेटर डक्ट,
मूत्रवाहिनी या मूत्रवाहिका, ठीक है। उसके बाद में ये क्या काम करती है, ये जो मूत्रवाहिनी यूरेटर डक्ट होती है, ये किडनी से जो मूत्र आया है उस मूत्र को कहाँ तक पहुंचाती है, उस मूत्र को पहुंचाती है मेरे भाई। ये एक संरचना होती है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, यानी कि मूत्राशय कहा जाता है। तो इस मूत्र को कहाँ पर पहुंचाती है, ये यूरेटर डक्ट इस मूत्राशय में पहुंचाती है, इस यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाती है। और यूरिनरी ब्लैडर में कुछ समय के लिए यूरिन इकट्ठा होता है, उसके बाद में यूरेथ्रा वाले भाग से शरीर से बाहर निकल जाता है। यूरेथ्रा होता है मूत्र मार्ग, इस मूत्र मार्ग वाले भाग से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ध्यान से समझो, किडनी में आपके यूरिन का निर्माण हुआ, क्योंकि किडनी में क्या है, नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन ने ब्लड को छाना और उसमें से छान करके भैया, अब देखो एक किडनी में कितने सारे नेफ्रॉन होते हैं, तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन होता है। अब 1 मिलियन नेफ्रॉन भैया सभी के सभी ब्लड को छानने का काम करेंगे, तो सभी जो छानकर जो भी इकट्ठा हुआ है, ये अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठे हुए हैं, जो जल बाहर निकला है, वो सभी यूरेटर डक्ट की सहायता से कहाँ पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। यानी कि किडनी में आपके यूरिन यानी कि मूत्र का निर्माण हुआ, फिर इस किडनी से यूरेटर डक्ट लगी हुई होती है, मूत्रवाहिका लगी हुई होती है, जो इस यूरिन को, इस मूत्र को कहां पर लेकर आती है, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, आपके मूत्राशय में लेकर के आती है। मूत्राशय में कुछ समय के लिए यूरिन यानी कि मूत्र ठहरता है, उसके बाद में यूरेथ्रा मूत्र मार्ग से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आपके एनडीए के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, ओके। देखिए भैया, अब ध्यान से समझना किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 क्वेश्चन तो ये हो गए ना भैया। 5वां क्वेश्चन देखिए, 5वां क्वेश्चन कहता है कि मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है, मूत्र किस रास्ते से बाहर जाता है, बाहर जाता है। ये सिंपल भाषा में मैं आपको बता रहा हूं कि किस रास्ते से बाहर जाता है। तो सबसे पहले किडनी में क्या होता है, सबसे पहले मेरे भाई किडनी में यूरिन का निर्माण होता है। यूरिन का क्या होगा, निर्माण होगा, यूरिन का क्या होगा, निर्माण होगा। उसके बाद में यूरेटर डक्ट, ये जो यूरेटर डक्ट होती है, मूत्रवाहिका होती है ये वाली, तो इनकी सहायता से यूरिन किडनी से कहाँ पहुंचेगा, यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचेगा। तो यूरेटर डक्ट के बाद में यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, और इसके बाद में लास्ट एंड फाइनल यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग की सहायता से शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो ये क्रम होता है। अब ये क्रम आपको ऑप्शन में उल्टे सुल्टे दे दिया जाता है कि नहीं है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेरे भाई रेलवे में ये 3 दफा क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है, जेईई में पूछा गया है, एनटीपीसी में पूछा गया है। बोलो, जो मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, क्या उस कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। बोलो, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ये तो आपको समझ में आ गया कि भैया क्यों, मैंने क्या कहा कि क्यों हम ब्लड को छानते हैं, क्योंकि ब्लड में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है, बहुत सारी खराब चीज़ें होती है। अच्छी चीज़ों को हमारी किडनी एब्जॉर्प्शन कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, और ख़राब चीज़ें उन्हें शरीर से बाहर निकाल देती है यूरिन की सहायता से, जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट में जो वाटर होता है वो होता है, और 5% में आपका अपशिष्ट पदार्थ होता है। 95% पानी होता है लगभग आपके यूरिन में, और 5% में भैया ये होते हैं, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थ है वो यूरिन की सहायता से ही शरीर से बाहर निकलेंगे। इतनी बात क्लियर है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब देखो, मैंने कहा कि किडनी में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। अब हम एक नेफ्रॉन की अगर हम संरचना पढ़ ले तो आपको सारे नेफ्रॉन की संरचना समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से नेफ्रॉन काम करता है। तो क्या हुआ भैया, इनमें से 10 लाख नेफ्रॉन में से एक नेफ्रॉन निकाला, ठीक है। कितने में से भैया, 10 लाख नेफ्रॉन में से कितना निकाला, 10 लाख नेफ्रॉन में से मेरे भाई
एक नेफ्रॉन की संरचना निकाली। एक नेफ्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखा गया, मैंने क्या कहा कि किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 10 लाख नेफ्रॉन में से एक नेफ्रॉन को जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा गया तो किस तरीके से वो संरचना दिखाई दी और किस तरीके से उसके भाग है और वो भाग क्या क्या काम करते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस तरीके से नेफ्रॉन ब्लड को छानने का काम करता है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, वो सारी चीजें जानेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेफ्रॉन का काम क्या है या फिर किडनी का काम क्या है, तो किडनी का काम क्या है? ब्लड फिल्ट्रेशन का, ब्लड फिल्ट्रेशन का, ब्लड को छानने का काम करता है। इतनी बात क्लियर है? ब्लड को छानने का काम कौन करता है? आपकी किडनी करती है। इतनी बात क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? मिटा दूं? ओके भैया, अब देखो ध्यान से, तो ये आपके क्वेश्चन मिट गई। ये भी क्वेश्चन ही है आपका, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है कि किडनी का काम क्या है, तो ब्लड फिल्ट्रेशन का काम है भैया, ठीक है। और किडनी में भी पूछे तो नेफ्रॉन करता है भैया ब्लड फिल्ट्रेशन का काम। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकल कर आते हैं मेरे भाई। यहाँ से पूरा आपका एक्सीलेटरी सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा 2-3 क्लासों में। इसके बाद में एक क्लास और लेके आऊंगा जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा। एक्सीलेटरी सिस्टम है, इससे संबंधित जो बीमारियां है, किडनी से संबंधित जो बीमारी है उनसे संबंधित, फिर आपके चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से समझते हो। कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, 2-3 कॉन्सेप्ट है सारे के सारे। ये नेफ्रॉन की संरचना है। अगर आज की क्लास आपको समझ में आ गई तो समझ लेना एक्सीलेटरी सिस्टम का 80% हिस्सा आपको समझ में आ गया। अब ध्यान से समझना। अब हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रॉन की संरचना। किसकी संरचना? नेफ्रॉन की संरचना। यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन में से जब एक नेफ्रॉन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा जाता है तो किस तरीके से दिखाई देता है, सबसे पहले वो समझते हैं। देखो भैया, अभी रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखो भैया, सबसे पहले मान लीजिए आपका ये नेफ्रॉन है। मैं आपको पूरी संरचना बना देता हूं भैया, एक बार रुक जाइए। देखिए, कुछ इस तरीके से जब एक नेफ्रॉन की संरचना को देखा गया तो उस एक नेफ्रॉन की संरचना जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखा गया नेफ्रॉन को, तो भैया आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कुछ इस तरीके से एक नेफ्रॉन की संरचना देखी गई, जिसमें से ये सी के समान या कप के समान जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहा गया है बोमेन्स कैप्सूल। क्या कहा गया है? बोमेन्स कैप्सूल। आप तो ये नाम याद कर लोगे ना, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है भाई। उसके अलावा इसके अंदर भैया कुछ फिल्टर लगे हुए थे। इसके अंदर क्या लगे हुए थे? एस्क्यूमस टिश्यू के फिल्टर लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे? इस तरीके से फिल्टर लगे हुए थे, ठीक है। और इस फिल्टर को कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर। हिंदी में कहा जाता है ग्लोमेरुलस के गुच्छे, और ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। तो ये क्या है? ग्लोमेरुलस फिल्टर है भैया। इतनी बात क्लियर? ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पीसीटी का भाग होता है। तो ये होता है भैया पीसीटी। अब ये पीसीटी क्या होता है? तो पीसीटी की फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी की फुल फॉर्म होती है भैया। देखो, एक जो ट्यूब होती है ना,
उस ट्यूब का 100वां हिस्सा, यानी कि ट्यूब का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है ना, एक नली होती है ट्यूब, जैसे कि ये ट्यूब है, अब इस ट्यूब के छोटे छोटे 100 हिस्से कर दिए जाए तो वो होता है भैया 100वां जो हिस्सा होता है वो होता है ट्यूब्यूल, यानी कि ट्यूब का सबसे छोटा हिस्सा होता है ट्यूब्यूल। तो याद रखना, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है, इसे हिंदी में कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये होता है पीसीटी, समीपस्थ कुंडलित नलिका, या फिर आगे की तरफ घूमी हुई नलिका भी कह सकते हैं आप, या फिर इसे क्या कह सकते हैं, आगे की तरफ, आगे की तरफ। अभी सब समझ में आ जाएगा, पहले मैं नाम लिख देता हूं, घूमी हुई नलिका। अभी तो मैं आपको समझा ही नहीं रहा, या तो आप समीपस्थ कुंडलित नलिका कह दीजिए, या फिर आगे की तरफ घूमी हुई नलिका कह दीजिए। ये जो आपको ये जो संरचना दिखाई दे रही है, तो ये उतरती हुई नली है, तो उतरती हुई नली को क्या कहा जाता है, अवरोही नली, अवरोही नली। अवरोही नली को कहा जाता है डिसेंडिंग लिम्ब, और चढ़ती हुई जो नली होती है उसे कहा जाता है आरोही नली। बस नाम याद करो पहले तो आप, असेंडिंग लिम्ब, ये अवरोही नली है, डिसेंडिंग लिम्ब है, यानी कि उतरती हुई नली है। देखो ये उतर रही है भैया, ये देखो, अरे अवरोही और आरोही नहीं पढ़ा क्या? अवरोही क्या होता है, उतरता हुआ, और आरोही क्या होता है, चढ़ता हुआ। अवरोही उतरता हुआ, आरोही चढ़ता हुआ। तो ये उतरती हुई नली है तो अवरोही नली बोल दिया, ये आरोही नली है, चढ़ती हुई नली है तो इसे असेंडिंग लिम्ब बोल दिया भैया, चढ़ती हुई नली बोल दिया, है कि नहीं। ये वाली जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये डीसीटी है। डीसीटी की फुल फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका, इसे तय कर लीजिए, समीपस्थ कुंडलित नलिका, या फिर पीछे की तरफ घुमावदार नलिका। दूरस्थ कुंडलित नलिका लिख लीजिए, दिख तो रहा है ना आपको, हाँ। या फिर पीछे की तरफ, पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, मैं लिख रहा हूँ, हाँ दिख रहा है आपको, पीछे की तरफ घुमावदार नलिका, ठीक है। और ये जो पीछे वाला होता है ना, ये वाला, ये होता है भैया कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट, संग्रहित नलिका। देखो, और ये जो आपको यू के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, झूले के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, इस पूरी संरचना को कहा जाता है लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले, यानी कि हेनले का लूप। बोलो भैया, बोलो भैया। देखो, सबसे पहले हमारा जो फर्ज बनता है ना, वो नेफ्रॉन की संरचना में फर्ज बनता है मेरे भाई, इसके भागों के नाम याद रखना। ये नेफ्रॉन की संरचना आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है जब आप एक नेफ्रॉन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर देखते हो। तो देखो, कप के समान जो संरचना दिखाई दे रही है आपको, कप के समान, इस कप के समान जो संरचना है, इस कप के समान संरचना को क्या कहा जाता है, बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। सभी के कार्य बताऊंगा, पहले इनके भागों के नाम पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। कप के समान या सी के समान जो आपको संरचना दिखाई दे रही है, ये देखो सी के समान है, या कप के समान जो संरचना दिखाई दे रही है, तो भैया इस संरचना को क्या कहा जाता है, इसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इसमें फिल्टर लगे होते हैं, जिस तरीके से चाय छानने वाली चालनी होती है ना, उसमें फिल्टर, उसमें छलने के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वैसे ही इसमें एस्क्यूमस टिश्यू के फिल्टर लगे हुए होते हैं, जो भैया ब्लड से ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, यानी कि ब्लड में जो अच्छी चीजें और जो खराब चीजें हैं, इन सभी को छानने का काम करता है भैया ये। तो ये जो अंदर की तरफ ये जो फिल्टर लगे हुए होते हैं इस बोमेन्स कैप्सूल में, इन्हें कहा जाता है ग्लोमेरुलस फिल्टर, ग्लोमेरुलस के गुच्छे कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई, ग्लोमेरुलस के गुच्छे कहा जाता है।
फिर देखो, इस जैसे ही कप के समान नीचे की तरफ जो संरचना है, यानी कि पास वाली जो संरचना है, समीप वाली जो संरचना है, इसे कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित नलिका। देखो ये कुंडली के समान है, तो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है मेरे भाई। इसे इंग्लिश में कहा जाता है पीसीटी, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है कि नहीं, या फिर इसे आगे की तरफ घुमावदार नलिका भी आप कह सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। फिर देखो ये आपको इस तरीके से ये संरचना दिखाई देती है, ये वाली। तो ये वाली जो संरचना होती है, इसमें उतरती हुई नलिका को कहा जाता है, पीसीटी का ही भाग होता है। अवरोही नली, इसे डिसेंडिंग लिम्ब कहा जाता है, ये उतरती हुई नली को कहा जाता है। और जो चढ़ती हुई जो नली है उसे आरोही नली यानी कि असेंडिंग लिम्ब कहा जाता है। झूले के समान जो आपको संरचना दिखाई देती है, ये होता है लूप ऑफ हेनले। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हेनले का लूप का संबंध निम्न में से किस संरचना से है? तो नेफ्रॉन की संरचना से है मेरे भाई, नेफ्रॉन की संरचना से। बोमेन्स कैप्सूल के बारे में पूछा जाता है कि बोमेन्स कैप्सूल की संरचना जो होती है, इसका संबंध निम्न में से किस अंग से है? किडनी से है मेरे भाई। किडनी में नेफ्रॉन की संरचना में उपस्थित होता है बोमेन्स कैप्सूल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे भाई, कि जो ग्लोमेरुलस फिल्टर होता है, इसमें किस प्रकार के टिश्यू होते हैं? इसमें एस्क्यूमस टिश्यू पाए जाते हैं। अगर आगे बताएंगे आप किसमें एस्क्यूमस टिश्यू पाए जाते हैं मेरे भाई, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, ये अवरोही नली है, ये अवरोही नली है, ये आरोही नली है। उतरती हुई नली अवरोही नली, चढ़ती हुई नली आरोही नली। यहाँ पर आपकी पीसीटी समाप्त हो जाती है। उसके बाद में डीसीटी स्टार्ट हो जाता है। जो डीसीटी होता है, ये देखो पीछे की तरफ घुमावदार नली है, पीछे की तरफ कुंडलीनुमा नली है, तो दूरस्थ कुंडलित नली का कह सकते हो क्योंकि ये दूर है भैया, या फिर पीछे की तरफ घुमावदार नली का कह सकते हो। डीसीटी की फुल फॉर्म होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, और पीछे की तरफ भैया ये क्या होता है? ये होता है कलेक्टिंग डक्ट यानी कि संग्रहित नलिका। इसमें भैया कुछ समय के लिए यूरिन इकट्ठा होता है। इसमें कुछ समय के लिए क्या होता है? यूरिन इकट्ठा होता है। अब कार्य समझते हैं भैया। ये तो हमने भागों के नाम याद कर लिए। अब देखो भागों के नाम याद करने से क्या होता है, नेफ्रॉन के जो भाग है उनके नाम याद करने से क्या होता है कि अब मैं जब इसका कार्य पढ़ाने वाला हूं, तो कार्य जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी भैया। क्योंकि जब एक ही चीज को आप 2 बार या 3 बार बोल लेते हो या लिख लेते हो या जान लेते हो, तो फिर क्या है, उसके बारे में समझना में आसान हो जाता है। तो पहले तो मुझे बताओ कि आपके ब्लड में क्या क्या था? तो आपके ब्लड में भैया देखो, पहले अच्छी चीजें लिख देता हूं। तो ग्लूकोज था, ठीक है, उसके अलावा वाटर था, पानी था, अमीनो एसिड था, विटामिन्स थे, आयंस थे और मिनरल्स थे। यही था। खराब चीजों में क्या क्या था? यूरिया था, क्रिएटिनाइन था, अमोनिया था और यूरिक एसिड था। ठीक है, ये कुछ अच्छी चीजों के नाम लिखे हैं मैंने यहाँ पर आगे, और कुछ खराब चीजों के नाम लिखे हैं। ये सब आपके ब्लड में उपस्थित होते हैं। अब देखो, आपकी किडनी के पास सबसे पहले आपके शरीर के अंगों से जो नली ब्लड को छन्ने के लिए लेकर के आती है, उसे कहा जाता है रीनल आर्टरी। क्या कहा जाता है? रीनल आर्टरी। ध्यान से समझना। जैसे कि ये बड़ी नली है, ये कौन सी है? ये है भैया रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी कौन सी है? रीनल आर्टरी है। रीनल का मतलब क्या होता है? रीनल का मतलब एक्चुअली में किडनी का संबंध, रीनल का संबंध ही किडनी से है भैया, आप किडनी कह सकते हो। ठीक है, तो रीनल आर्टरी लेकर के आती है आपके शरीर के अंगों से भैया ब्लड को छन्ने के लिए। तो इसमें क्या आ रहा है? इसमें आपका ब्लड आ रहा है। और इस ब्लड में क्या क्या है? ग्लूकोज है, वाटर है, अमीनो एसिड है, विटामिन्स है, आयंस है, मिनरल्स है, यूरिया है, क्रिएटिनाइन है, अमोनिया है, यूरिक एसिड है। ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। अब आगे जा करके ये रीनल जो होती है छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है भैया, छोटी छोटी ट्यूब में बट जाती है, बहुत सारी में। ये क्या बट जाती है? ये छोटी छोटी ट्यूब में बट जाती है मेरे भाई, बहुत सारी में। और ये जो छोटी छोटी शाखाओं में बटी है, इन्हें कहा जाता है एफ्रिएंट, एफ्रिएंट आर्टरीओल्स। आर्टरी का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है वो आर्ट्रियोल्स होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बड़ी नली है जिसे आर्टरी कहा। अब आर्टरी बहुत सारे छोटी छोटी ट्यूब में बट गई, छोटी छोटी शाखाओं में बट गई, तो उन्हें आर्ट्रियोल्स कह दिया। तो ये होता है एफ्रिएंट आर्ट्रियोल्स। इसे कहा जाता है अभिवाही धमनी। हिंदी में क्या कहा जाता है? अभिवाही धमनी कहा जाता है। अब अभिवाही जो धमनी होती है, अभिवाही जो धमनी होती है,
ये क्या कर रही है भैया, ये रीनल आर्टरी से, रीनल आर्टरी शरीर के अलग अलग अंगों से ब्लड को छन्ने के लिए लेकर के आई। फिर रीनल आर्टरी ने एफ्रिएंट आर्टरियोल यानी कि अभिवाही धमनी को ब्लड दे दिया, और ये अभिवाही धमनी इस बोमेन्स कैप्सूल यानी कि कप के समान जो संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये सी के समान आपको जो संरचना दिखाई दे रही है ये वाली, तो इसमें लाने का काम कौन कर रहा है, अभिवाही धमनी कर रही है, यानी कि एफ्रिएंट आर्टरियोल्स कर रही है भैया। ब्लड को छन्ने के लिए लेकर कौन आ रही है, ये अभिवाही धमनी लेकर के आ रही है, एफ्रिएंट आर्टरियोल लेकर के आ रही है। याद रखना, इस बोमेन्स कैप्सूल में, ये कप के समान संरचना को क्या कहा जाता है, बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। इसमें क्या लगे होते हैं, इसमें फिल्टर लगे हुए होते हैं। अब ये ब्लड इसमें आ चुका है मेरे भाई, किसमें, इस गुच्छे लगे हुए हैं, यानी कि ये ग्लोमेरुलस जो फिल्टर लगे हुए होते हैं, जो ग्लोमेरुलस के जो गुच्छे लगे हुए होते हैं, इसमें आ चुका है भैया आपका ब्लड। अब देखो, ये जो ग्लोमेरुलस के जो गुच्छे होते हैं, ग्लोमेरुलस जो फिल्टर होता है वो एस्क्यूमस टिश्यू का बना हुआ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें भैया ब्लड में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, जितनी भी खराब चीजें हैं, वो छन करके भैया सब की सब नीचे आ जाएगी। ये सब छन करके खा जाएगी, ये सब छन करके मेरे भाई नीचे आ जाएगी। किस में आ जाएगी, पीसीटी में। पीसीटी में यहाँ पर ब्लड नहीं छनता है, ब्लड में जो जो चीजें उपस्थित होती है वो सभी चीजें छन करके नीचे आ जाती है, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे एमिनो एसिड हो, चाहे विटामिन हो, चाहे आयन से मिनरल्स हो, चाहे यूरिया हो, चाहे क्रिएटिनिन हो, चाहे अमोनिया हो, चाहे यूरिक एसिड हो। ब्लड में जो चीज उपस्थित थी वो सभी की सभी चीजें, वो सभी की सभी चीजें भैया छान करके खा जाती है, इस पीसीटी में आ जाती है, इस पास वाली कुंडलित जो संरचना है इसमें आ जाती है मेरे भाई। ठीक है, अब बचा क्या, अब आपका ब्लड बचा। ऊपर क्या बचा, ऊपर ब्लड बचा हुआ है, तो ब्लड भैया वापस चला जाएगा। अब ये ब्लड किसकी सहायता से वापस जिन अंगों के पास से आया है शरीर में, उन अंगों के पास जाएगा, तो वो जाएगा मेरे भाई एफ्रिएंट आर्टरी ओल्स। देखो, ये एफ्रिएंट ए से स्टार्ट हो रहा है, ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये अभिवाही धमनी है, और इसे कहा जाता है अपवाही धमनी। इसे मैं मिटा दूं क्या, इसे मैं मिटा देता हूं, इसे कहा जाता है मेरे भाई अपवाही धमनी, अपवाही धमनी। तो ब्लड तो जैसे जैसे आया वो ऊपर होके निकल गया भैया। देखो, रीनल आर्टरी सबसे पहले आपके शरीर के अंगों से अशुद्ध रक्त को लेकर के आई, ये आगे जाकर के बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब में बट गए, जिन्हें एफ्रिएंट आर्टरियोल्स यानी कि अभिवाही धमनी कहा। इसमें बहुत सारी चीजें आई, अच्छी चीजें हो ब्लड में या फिर खराब चीजें हो, सबको छान करके नीचे फेंक दिया भैया इस ग्लोमेरुलस फिल्टर ने, जो एस्क्यूमस टिश्यू का बना हुआ होता है। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि ग्लोमेरुलस फिल्टर में किस प्रकार के टिश्यू उपस्थित होता है, किस प्रकार का उत्तक होता है, तो एस्क्यूमस टिश्यू होता है भैया। इतनी बात क्लियर है। ब्लड छन करके वापस चला गया भैया, वापस चला गया भैया ब्लड छन करके, लेकिन ब्लड में जो अच्छी चीजें थी, जो खराब चीजें थी, वो नीचे आ गई। अब ये किसकी सहायता से गया है, तो एफ्रिएंट आर्टरियोल्स यानी कि अपवाही धमनी की सहायता से, जिन शरीर के अंगों के पास से ब्लड छनने के लिए आया था, उन शरीर के अंगों से वापस चला गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूं। इतनी बात क्लियर है भैया। ब्लड जैसे आया वैसे चला गया, छान करके इन सभी चीजों को नीचे फेंकते हुए चला गया। रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। रटोगे तो एग्जाम तक भूल जाओगे, रटोगे तो एग्जाम तक भूल जाओगे, रटना नहीं है मेरे भाई। रटोगे तो कैसे काम चलेगा, चीजें सीखनी है। मैंने कहा अपवाही धमनी की सहायता से ब्लड छनने के लिए आया, लेकिन अपवाही धमनी की सहायता से ब्लड में जो अच्छी चीजें थी या खराब चीजें थी, उन्हें छोड़ करके चला गया, और वापिस ब्लड जिन शरीर के अंगों से आया, उन शरीर के अंगों के पास चला गया। ठीक है, अपवाही धमनी की सहायता से, यानी कि एफ्रिएंट आर्टरियोल की सहायता से। इतनी बात क्लियर है, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या आ जाता है, पीसीटी। अब देखो, ये जो अच्छी चीजें थी, खराब चीजें थी, खराब चीजों को तो हमें शरीर से बाहर निकालना है, तो इनको तो मतलब ही नहीं है भैया एब्जॉर्प्शन का, यानी कि इनके तो अवशोषण का मतलब ही नहीं है। हमें इन सभी अच्छी अच्छी चीजों को अवशोषण करना है, इन सभी अच्छी अच्छी चीजों को अवशोषण करने का काम करना है भैया हमें। अब देखो, ये जो पीसीटी होता है ना, पीसीटी, ये किस किस का अवशोषण करता है, ये अवशोषण करता है भैया अमीनो एसिड का, और साथ ही साथ में किसका अवशोषण करता है भैया, ये अवशोषण करता है मेरे भाई ग्लूकोज का, एमिनो एसिड का, और ये ग्लूकोज का अवशोषण करता है। ठीक है, दो चीजों का अवशोषण हो चुका है भैया।
एक एमिनो एसिड का हो चुका है और एक ग्लूकोज का हो चुका है, दो चीजों का अवशोषण हो चुका है। एक एमिनो एसिड का हो चुका है, एक ग्लूकोज का हो चुका है। तो ये पीसीटी क्या करता है भैया, ये पीसीटी आगे की तरफ ये आपको जो घुमावदार नलिका दिखाई दे रही है, ये ग्लूकोज का और एमिनो एसिड का अवशोषण कर लेगी और अवशोषण करने के बाद में इसमें H+ आयन त्याग देगी, इसमें H+ आयन छोड़ देगी भैया। H+ आयन जैसे ही छोड़ा तो मूत्र का जो पीएच मान है, यानी कि अब ये जो चीजें बची हुई है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा, जो चीजें आगे जा रही है उसका पीएच मान हो जाएगा 6, यानी कि दुर्बल अम्लीय हो जाएगा। अब ये अम्लीय और क्षारीय के बारे में तो आप जानते हो, 7 पर उदासीन होता है, 7 से 1 की तरफ जाने पर अम्लीयता बढ़ती है, 7 से 14 की तरफ जाने पर क्षारीयता बढ़ती है। यानी कि अगर पीएच मान 6 है तो भैया उसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, उसकी प्रकृति हो जाएगी दुर्बल अम्लीय। अब देखो पीसीटी आगे जाकर के दो भागों में बटी हुई होती है, एक अवरोही नली और एक आरोही नली। जो अवरोही नली होती है ये क्या करती है, ये मेरे भाई पानी का पुनः अवशोषण करती है, ये पानी का पुनः अवशोषण करती है, जितना आपके शरीर को आवश्यकता है उतना ही अवशोषण करेगी, बाकी का जो पानी है उसे शरीर में उसे वैसे के वैसे ही छोड़ देगी। तो इसने क्या किया भैया, पानी का पुनः अवशोषण किया, किसने, डिसेंडिंग लिम्ब। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेफ्रॉन की संरचना में पानी का पुनः रीऑब्जेप्शन यानी कि पुनः अवशोषण करने का काम कौन करती है, तो भैया कौन करती है, डिसेंडिंग लिम्ब करती है, अवरोही नली करती है। ठीक है, अगर अधिक से ज्यादा पानी का अवशोषण कर लिया तो भैया ये अपशिष्ट पदार्थ है, ये आपके शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन्हें बाहर निकालने के लिए पानी की आवश्यकता अधिक है, और पानी का अवशोषण नहीं होगा तो सारा का सारा ही पानी आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा आपके यूरिन में, और आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, आपको एक बीमारी हो जाएगी जिस बीमारी को कहा जाता है डिहाइड्रेशन यानी कि निर्जलीकरण। तो इसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। फिर आगे चलते हैं भैया, आगे चलते हैं तो आरोही नली आती है। अब यह आरोही नली है जो असेंडिंग लिम्ब होती है, ये क्या करता है भैया, ये विटामिन का, विशेषकर NaCl का यानी कि नमक का, और साथ ही साथ में भैया आयंस और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी का तो पुनः अवशोषण क्यों हो रहा है, क्योंकि एक बार जब हम पानी पीते हैं तो हमारी सेल जो होती है ना वो एक बार पहले ही अवशोषण कर चुकी होती है आपके पानी का, बचा हुआ आपके ब्लड में जो पानी होता है उसका एब्जॉर्प्शन अवरोही नली में होता है, और बची हुई जो अच्छी चीजें हैं अब तो आरोही नली में उनका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, विटामिन का, NaCl का, आयंस का, मिनरल्स का, इन सभी का। अब बचा क्या, अब आपके सिर्फ यूरिया बचा है, क्रिएटिनिन बचा है, अमोनिया बचा है और यूरिक एसिड बचा है। तो ये डीसीटी की सहायता से ये, और पानी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो पानी है, इनके साथ में जो एक्स्ट्रा पानी है, एक्स्ट्रा वाटर है, ये सभी चीजें खा जाएगी, अब आगे जाएगी। तो डीसीटी में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है, ये भैया इसकी सहायता से, डीसीटी की सहायता से कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचते हैं। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, आपका ये यूरिन इकट्ठा होता है, और ये सभी चीजें मिलकर के किसका निर्माण करती है, ये यूरिन का निर्माण करती है, ये मूत्र का निर्माण करती है मेरे भाई। और इस मूत्र का पीएच मान कितना है, इस मूत्र का पीएच मान है मेरे भाई 6। मैंने आपको बताया था क्योंकि पीसीटी ने जब एमिनो एसिड को और ग्लूकोज का अवशोषण किया था तब H+ आयन को त्यागा था, जिसके कारण इसकी प्रकृति कैसी हो गई थी, इसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय हो गई थी, इसका पीएच मान 6 था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हमारे मूत्र का पीएच मान कितना होता है, तो मेरे भाई 6 होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है, उसकी प्रकृति दुर्बल अम्लीय होती है, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन है। जो अवरोही नली होती है नेफ्रॉन की संरचना में, वो किसका अवशोषण करती है, वो पानी का पुनः अवशोषण करती है मेरे भाई। जो आरोही नली होती है वो विटामिन, NaCl, आयंस और मिनरल्स का अवशोषण करती है। और ये झूले के समान आपको जो संरचना दिखाई दे रही है इसे लूप ऑफ हेनले कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूप ऑफ हेनले का संबंध निम्न में से किस ऑर्गन से है, तो आपकी किडनी से है, आपके नेफ्रॉन से। बोलो, डीसीटी में किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होता है। कलेक्टिंग डक्ट, इसमें जो भी चीजें आई है भैया, अब एक्स्ट्रा पानी और ये जितने भी यूरिया, क्रिएटिनिन, अमोनिया, यूरिक एसिड, ये सभी इस कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के स्टोर हो जाएंगे। और ऐसे ही 10 लाख जो नेफ्रॉन होते हैं एक किडनी में, वो सभी काम करते हैं, और काम करके भैया ये सब जो बचा है, ये लास्ट में ये यूरिन ब्लड छना है, और जो यूरिन का निर्माण हुआ है फिर किडनी से ये यूरिन यूरेटर डक्ट की सहायता से कहाँ पहुंचेगा, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, यूरिनरी ब्लैडर में यानी कि मूत्राशय में यूरिन कुछ समय के लिए इकट्ठा होगा, उसके बाद में यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग की सहायता से आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा।
तो कुछ इस तरीके से भैया आपके नेफ्रॉन की संरचना काम करती है। आपके नेफ्रॉन की संरचना होती है कि कुछ इस तरीके से आपका नेफ्रॉन काम करता है, कुछ इस तरीके से आपकी किडनी में भैया क्या होता है, आपकी किडनी में ब्लड का फिल्टर होता है, यानी कि ब्लड को छाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है भैया आपके एग्जाम में, कहाँ से, बोमेंस कैप्सूल से पूछा जा सकता है, ग्लोमेरुलस फिल्टर से पूछा जा सकता है, पीसीटी से पूछा जा सकता है, डीसीटी से पूछा जा सकता है। पीसीटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है भाई, पीसीटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, डीसीटी की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है दूरस्थ कुंडलित नलिका, डिस्टल कॉन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट का कार्य पूछा जा सकता है कि नहीं। अवरोही नली डिसेंडिंग लिम्ब का कार्य पूछा जा सकता है, सेंडिंग लिम्ब का कार्य पूछा जा सकता है। पीसीटी का कार्य पूछा जा सकता है कि पीसीटी किसके एब्जॉर्प्शन में सहायक होता है, तो एमिनो एसिड और ग्लूकोज के आयन में सहायक होता है, ग्लूकोज के अवशोषण में सहायक होता है और ये H+ आयन त्यागता है। हमारी किडनी के पास जो ब्लड छन्ने के लिए आता है वो किसकी सहायता से आता है, तो भैया रीनल आर्टरी की सहायता से आता है। फिर रीनल आर्टरी आगे जाकर के छोटी छोटी ट्यूब में बढ़ जाती है, उन्हें एप्रिएंट आर्टरियोल कहा जाता है। हमारी किडनी के पास ब्लड छन करके किसकी सहायता से शरीर के अंगों के पास पहुंचता है, तो एप्रिएंट आर्टरियोल्स की सहायता से, यानी कि अपवाही धमनी की सहायता से आपके शरीर के अंगों तक पहुंचता है। तो ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी क्वेश्चन बनते थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको बनाने की कोशिश की है और सभी क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। अब मुझे नहीं लगता कि भैया वो क्वेश्चन को आपको लिखकर बताने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम समय है मेरे भाई, आपके एग्जाम में बहुत कम समय है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भैया एक्सीलेटरी सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एक्सीलेटरी सिस्टम से, वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल पर मैंने कल शाम को 5:30 बजे के आसपास भैया इस एक्सीलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर की पीडीएफ डाली थी, जिसमें नेफ्रॉन से और एक्सीलेटरी सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। कल इसकी अंतिम क्लास होगी, उसके बाद में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल मैं किडनी से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो सभी बीमारियों के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उनसे कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो भैया जुड़े रहिए। और हाँ, एक्सीलेटरी सिस्टम अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। एक्सीलेटरी सिस्टम क्या, अगर आपको एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जानने हैं भैया, तो मैंने जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में एक्सीलेटरी सिस्टम वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आपको जन शताब्दी एक्सप्रेस वाले बैच का आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के देख लेना। ये जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच है भैया, ये सिर्फ रेलवे वाले बच्चों के लिए है। 1 फरवरी से मैंने इस बैच की शुरुआत की थी। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआर जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको भैया इस जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में करवाए हैं। 4-5 चैप्टर बाकी है इस जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में, नहीं तो मैंने आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। बहुत जल्दी उन चैप्टर को भी करवा दूंगा और आपकी बायोलॉजी कंप्लीट कर दूंगा भैया। मैंने इस यूट्यूब चैनल पर बायोलॉजी के बहुत सारे चैप्टर करवा रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। इससे पहले मैंने प्लांट मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें जड़, तना, पत्ती, फल, फूल, इन सभी से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे। तो क्विक रिवीजन वाले प्लेलिस्ट में आपको भैया प्लांट मॉर्फोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, जाकर के देख लेना। जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में इसकी थ्योरी भी दी गई है, वहाँ भी देख लेना, वहाँ भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और अलग से मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगा भैया, उसके भी भैया तो वो जाकर के आप देख सकते हैं। वैसे ही जैसे मैंने आपको एक्सीलेटरी सिस्टम के बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रखे हैं चैप्टर वाइज, वैसे ही मैंने जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में अलग अलग चैप्टरों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा रखे हैं, जो 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे की अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जाकर के देख लेना भैया, बायोलॉजी से आपका सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको सारी चीजें समझ में आ गई है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए प्यार सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।